नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें अपन लोगों ने बात की थी ऊष्मागतिकी के शून्य नियम की, तथा उसके बाद में अपन लोगों ने बात की थी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की। वी कैन से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन मैंने आप लोगों को कहा था कि ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें जो तीन शब्द आप लोगों को आएंगे, नए शब्द जो जुड़ेंगे, उनका आप लोगों को पता होना चाहिए। और वो जो तीन शब्द आप लोगों के थे उसमें एक था आप लोगों का इरिवर्सिबल प्रोसेस, अपन बोल सकते हैं उसको अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। एक जो था आप लोगों का वो था रिवर्सिबल प्रोसेस, अपन बोल सकते हैं उसको उत्क्रमणीय प्रक्रम। दोनों बातें मैंने आप लोगों को बता दी थी कि अगर किसी भी बिंदु से किसी निकाय में होने वाले प्रक्रम को वापस अपनी मूल अवस्था में या अपने इनिशियल स्टेट में आप लोग लेकर आ सकते हो तो ऐसा प्रोसेस आपका कहलाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा आप लोगों का इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों का जो है वो है आप लोगों का एंट्रोपी। इधर देखिए, आप लोगों का हेडिंग है एंट्रोपी। तो आप लोग सर्वप्रथम आप लोगों की जो नोटबुक है उसमें हेडिंग डाल लीजिए एंट्रोपी। अब देखिए, अगर अपन बात करें एंट्रोपी के बारे में तो आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आएगा एंट्रोपी पे शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणी आएगी आप लोगों की एंट्रोपी पे, एंथैल्पी पे, इन चीज़ों पर। और कंपटीशन एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन सारी बातें करेंगे। तो सर्वप्रथम एंट्रोपी को समझिए कि एंट्रोपी होता क्या है। एंट्रोपी क्या होता है तो अपन बात करें अगर ऊष्मागतिकी में, तो वहाँ ऊष्मागतिकी अपना जो पूरा चैप्टर है उसका आधार क्या है, अपना सिस्टम। अपना जो पूरा चैप्टर है वो कौन से शब्द के अराउंड है, आप लोगों का इर्द गिर्द रह रहा है, वो क्या है आप लोगों का सिस्टम। और इस सिस्टम में क्या होगा आप लोगों का पदार्थ होगा, यानी कि आप लोगों का क्या होगा, मैटर होगा। सिस्टम में क्या होगा, मैटर होगा। और मैटर होगा तो उसका क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। मैटर होगा तो उसका क्या होगा, कोई ना कोई उसकी व्यवस्था होगी। तो एंट्रोपी की अगर अपन बात करें तो मैं आप लोगों से कहूं कि एंट्रोपी से आप लोग क्या समझते हो। आप लोगों ने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, उसमें भली भांति आप लोगों ने नाम सुना किसका, एंट्रोपी का। तो आप लोगों से मैं इतनी उम्मीद करूंगा कि एंट्रोपी की मानक परिभाषा ना सही, इसकी एक जो सामान्य परिभाषा है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट दोहरा रहे हैं कि सर किसी भी निकाय की जो अव्यवस्था होती है उसे अपन क्या बोल सकते हैं, उसकी एंट्रोपी, है ना। रैंडमनेस होती है किसी भी सिस्टम की, या किसी भी सिस्टम की डिस्टर्बेंस जो होती है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, उसकी एंट्रोपी बोल सकते हैं। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए आप लोग किसी क्लास में गए और उस क्लास में जो चेयर्स का अरेंजमेंट है वो बिल्कुल आप लोगों का इस तरीके से, मतलब आपकी एक जो है कॉलम इस तरीके से बने हुए हैं, रो और कॉलम पूरी तरीके से आप लोगों के व्यवस्थित हैं। मतलब आपके बैठने की जगह और उनके बीच के आने जाने का रास्ता, वो सारी चीज़ें क्या हैं आप लोगों की, फिक्स हैं। एक चीज़ तो ये है। और एक क्लास में आप लोग घुसे और उस क्लास में आप लोगों ने देखा कि एक चेयर कहीं है, एक चेयर कहीं है, एक चेयर कहीं है, इस तरीके से, उसमें आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आई बात समझ। तो एंट्रोपी की अगर सामान्य बात आप लोगों से की जाए, साइंस के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, साइंस के हिसाब से तो मान लीजिए, लेकिन आप लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते हो और उसमें एंट्रोपी की बात करोगे तब आप लोग ये वाली बात नहीं करोगे। एक जनरल अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एंट्रोपी क्या होती है, तो किसी भी निकाय की अव्यवस्था जो होती है, रैंडमनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। किसी भी निकाय की अव्यवस्था जो होती है उसे उस निकाय का क्या बोला जाता है, एंट्रोपी। आई बात समझ में। तो अगर अपन जनरल ये कहें तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, किसी भी निकाय की अव्यवस्था ही क्या होती है, एंट्रोपी। आई बात समझ में। तो सबसे पहली चीज कि सर अगर इसमें शॉर्ट नोट आया तो हमें क्या करना रहेगा, उसकी भी अपन बात करेंगे। तो उसका सबसे पहला जो बिंदु रहेगा, अगर आप लोगों को ऊष्मागतिकी में कोई प्रॉपर्टी आप लोगों से पूछी जाए, जैसे वर्क फंक्शन पूछ लिया, वर्क पूछ लिया, हीट पूछ लिया, गिव्स फ्री एनर्जी पूछ ली, एंथैल्पी पूछ ली, एंट्रोपी पूछ ली, इन सब की अपन बात करेंगे जिनकी शुरुआत आज से हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि उसको रिप्रेजेंट कौन सी टर्म से करते हैं। तो एंट्रोपी जो है उसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हमेशा कैपिटल एस से। एंट्रोपी को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एस से। उसके बाद में आप लोगों को एक चीज पता हो, तो मैंने आप लोगों को दो प्रॉपर्टी बताई थी।
एक आप लोगों का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था और एक कौन सा प्रॉपर्टी था आप लोगों का इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इनके बाद में दो चीज़ें बताई थी मैंने आप लोगों को, एक तो स्टेट फंक्शन आप लोगों को बताया था अगर याद हो तो, और एक मैंने बताया था पाथ फंक्शन। और अब याद होना ही चाहिए भाई, अगर आप लोग पीछे की क्लास जो है उनका रिवीजन नहीं कर रहे हो तो फिर आप लोग वैसे ही पढ़ रहे हो तो उतना आपको बेनिफिट होगा नहीं। अगर अपने को क्लासों को पढ़ना है तो पिछली क्लासों का याद होना चाहिए, ठीक है। तो वहां मैंने दो चीजें बताई थी, एक स्टेट फंक्शन बताया था और एक पाथ फंक्शन बताया था, और वहां पे नोट करके एक चीज लिखवाई थी कि स्टेट फंक्शन जो है ना, अवस्था फलन जो होते हैं वो हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में दर्शाए जाते हैं। वहीं पाथ फंक्शन जो होते हैं, पथ फलन जो होते हैं, बाकायदा ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। पथ फलन जो होते हैं वो क्या होते हैं आप लोगों के अंग्रेजी के जो है स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो आप लोग मेरे को ये बताइए, एंट्रोपी को मैं किस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? कैपिटल एस से। इसका मतलब एंट्रोपी एक क्या है? स्टेट फंक्शन है। मतलब कौन सा फलन है आप लोगों का? अवस्था फलन है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? एंट्रोपी। पहला स्टेटमेंट क्या बना? एंट्रोपी को कैपिटल एस से दर्शाते हैं। यही चीजें आप लोगों को एग्जाम में उतार के आनी है। अगर शॉर्ट नोट पूछा गया है तो जिस स्टेप में मैं आप लोगों को बता रहा हूं बस आप लोग उसी स्टेप से उतार दीजिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? इसे कैपिटल एस से दर्शाते हैं। अभी कॉपी में मेंशन नहीं करना, एक एक को मैं मेंशन करवा दूंगा। दूसरा जो चीज है बताइए, अगर कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो अपने आप एक स्टेटमेंट बन जाएगा कि ये क्या है? एक अवस्था फलन है। उसके बाद में देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्या बनेगा? वो बहुत ही आसान सा है। मैंने ये कहा कि किसी भी निकाय की अव्यवस्था क्या होती है? उसकी एंट्रोपी होती है। तो ये क्या हो जाएगी? उसकी एक जनरल परिभाषा हो जाएगी। आ गई बात समझ में? उसके बाद में देखिए चौथा स्टेटमेंट क्या बनेगा? अब देखिए इसकी मानक परिभाषा की बात करते हैं जो कि आप लोगों को केमिस्ट्री के हिसाब से बतानी है। बताइए, अपन ने एंट्रोपी को मानक परिभाषा बताएंगे तो एंट्रोपी को मानक परिभाषा बनाएंगे अपन एक फार्मूले से, ठीक है। चाहे तो आप लोग परिभाषा याद करके फार्मूले को याद कर लीजिए या फार्मूले को याद करके उल्टी परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए, आंसर हमेशा राइट होगा। देखिए एंट्रोपी, अब कोई भी निकाय है उस निकाय की क्या होगी? एंट्रोपी। कोई ना कोई उसमें अव्यवस्था होगी, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? एस। और इसका मेजरमेंट क्या होता है कि उस समय जो है आप लोगों का सिस्टम, उसके द्वारा जो टेम्परेचर है उसको अपन बोलते हैं टी, और उस टेम्परेचर पे जो हीट एब्जॉर्ब की गई है उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? एंट्रोपी। किसी भी निकाय में उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित ऊष्मा तथा जिस ताप के मान पर ऊष्मा को अवशोषित किया गया है उन दोनों का अनुपात उस निकाय के एंट्रोपी परिवर्तन को बताता है, उस निकाय की एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बनेगी एक मानक परिभाषा। आप लोगों को थोड़ा सा टिपिकल लगेगा लेकिन फार्मूला याद रखिएगा, उससे परिभाषा बन जाएगी। किसी भी निकाय में क्या बोल सकते हैं कि किसी भी निकाय के द्वारा उत्क्रमणीय रूप से, मैं यहां लिख रहा हूं आप लोगों का रिवर्सिबल, किसी भी निकाय में उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित ऊष्मा तथा उस समय के ताप के अनुपात को उस निकाय की क्या कहा जाता है? एंट्रोपी कहा जाता है। तो ये बन गई उसकी परिभाषा। तो चौथा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा कि किसी निकाय में उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित ऊष्मा तथा उस समय के ताप के अनुपात को उस निकाय की एंट्रोपी कहा जाता है। अर्थात मतलब आप लोग उसके बाद में क्या उतारोगे? फार्मूला। आई बात समझ में? उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, एक नाम आप लोगों ने सुना होगा रुद्धोष्म प्रक्रम। ये मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, इस पे स्टार भी लगाया था। क्यों लगाया था अभी वजह सामने आएगी। रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस। बताइए एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का कोई एक्सचेंज होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब डेल क्यू की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी, कोई एक्सचेंज नहीं होता। जब ये वाली वैल्यू जीरो है तो एंट्रोपी चेंज जो आएगा डेल्टा एस वो अपने आप ही क्या आ जाएगा? जीरो। और ये वाला क्वेश्चन न जाने कितनी बार आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में
कितनी बार केमिस्ट्री से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं कंपटीशन, उन एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछता है वो कि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का मान प्राप्त होता है। वो 4 ऑप्शन देगा, डेल्टा एस बराबर 0, डेल्टा एस बराबर पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेल्टा एस बराबर नेगेटिव और डेल्टा एस बराबर इन्फिनिटी। भाई ये तो कोई बात ही नहीं है इन्फिनिटी वाला है, लेकिन वो ऑप्शन बना देता है तो अपन क्या करें, ठीक है। लेकिन ये जो 3 ऑप्शन है आप लोगों की, ये तो किसी भी हालत में नहीं होना, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर वो आप लोगों से बात करें, एंट्रोपी पे हमेशा, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ये सेकेंड ईयर का आप लोग पोर्शन पढ़ रहे हो, तो ये जो अगर अपन बात करें तो ये वाला क्वेश्चन जो है एंट्रोपी से रिलेटेड, यहां से नहीं होकर के कोई और क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन एंट्रोपी पे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ये आप लोग कोई भी पेपर उठा करके देख सकते हो। तो आगे के लिए अगर अपन केमिस्ट्री की बात करेंगे तो एंट्रोपी के इस पोर्शन से क्वेश्चन आने की संभावना लगभग आप लोगों की यहां से उठा सकता है। आगे और 2-3 पॉइंट्स आएंगे, उनकी मैं आप लोगों से बात करूंगा, वहां से क्वेश्चन आया हुआ भी है और आ भी सकता है। तो यहां से अपना 5 नंबर का स्टेटमेंट, मैं एक एक स्टेटमेंट आपको समझा रहा हूं, अभी समझ लीजिए, फिर मैं एक साथ आप लोगों को, आपको अपने खुद की जो राइटिंग है अपने हाथ से इन चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। तो 5 नंबर का जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा कि रुद्धोष्म प्रक्रम है, उसके लिए आप लोगों का एंट्रोपी परिवर्तन का मान कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। उसके बाद में देखिए 6 नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। वो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि अंडे को उबालने पर उसकी एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है। अंडे को उबालने पर उसकी एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, और फिर आप लोगों का दिमाग एक बार फिर घूमेगा कि सर ये क्या से क्या हो गया। अभी मैं आपको बता रहा हूं, 3 अवस्थाएं आप लोगों ने सुनी है। एक क्या है, गैस। अब देखिए जिस बच्चे को पता है उसको तो पता ही है फिर कि उसका आंसर क्या होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है, जो कॉन्सेप्ट से चल रहा है, मतलब आज से पहले अपन लोगों ने एंट्रोपी के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा, या पढ़ा उसको रटा और एग्जाम दिया, 12th में % बनाए, उसको भूल गए। जिस बच्चे ने कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया उसको तो पता है कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर जिस बच्चे ने पहली बार पढ़ रहा है या ध्यान दे के पहली बार पढ़ रहा है, वो कॉन्सेप्ट से उसका आंसर देगा, और वो आंसर जो आएगा आप लोगों का, उसका उल्टा जो होगा वो आपका राइट आंसर आएगा। क्या होगा, एक क्या है गैस, बस आपका उसको सोचने पे फर्क पड़ेगा। एक क्या है गैस, एक क्या है द्रव, एक क्या है ठोस। आप लोगों को यह बताना है कि इन तीनों में जो आप लोगों के पार्टिकल होंगे, गैस, द्रव और ठोस, इनमें सबसे बढ़िया व्यवस्था कहां पाई जाती है। भाई सीधी सी बात है, ठोस के मॉलिक्यूल सबसे बढ़िया तरीके से व्यवस्थित होते हैं, तभी तो ये ठोस होता है। अगर इसके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा विचरण करते तो ठोस नहीं रह करके किस में आ जाता, द्रव। और गैस को तो अपने को पता ही है भाई, गैस को आप लोग ठोस की तरह थोड़ी रख सकते हो, द्रव की तरह थोड़ी है, वो तो एक जगह यहाँ फिर कहाँ फिर वहां फिर वहां। यानी सबसे ज्यादा अव्यवस्था किस में होती है, गैस में। इसका मतलब सबसे ज्यादा अव्यवस्था, इसका मतलब सबसे ज्यादा एंट्रोपी किस में होनी चाहिए, गैस में, और होती भी है। उससे कम किस में एंट्रोपी होनी चाहिए, द्रव में, और सबसे कम एंट्रोपी किस में होनी चाहिए, ठोस में, और होती भी है। ये बिल्कुल सही आंसर। एक पॉइंट आपका ये भी बन जाएगा। मैंने 5 पॉइंट बताए ना, 6वां पॉइंट आप लोग ये मान लीजिए। अब अपन बात करते हैं 7वें पॉइंट की। 6वां पॉइंट मैंने क्या बताया कि अगर पदार्थ की अवस्थाओं की अगर आप लोग बात करोगे तो सबसे ज्यादा जो एंट्रोपी आएगी वो किसकी आएगी, गैस की। जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा अव्यवस्था, इसका मतलब सबसे ज्यादा एंट्रोपी, तो सबसे ज्यादा किसकी, गैस की। उससे कम किसकी, द्रव, और उससे कम किसकी, ठोस की। अब मैं आप लोगों से 7वें पॉइंट की बात कर रहा हूं। उसमें मैंने आपको ये कहा कि अंडा जो है उसको अगर आप लोग उबालते हो, ये भाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अंडे को अगर आप लोग उबालते हो तो बताइए आप लोग कि उसमें एंट्रोपी परिवर्तन का मान क्या आएगा। क्या उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, क्या उसकी एंट्रोपी कम होगी, क्या उसकी एंट्रोपी 0 आएगी, या नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंडा उबालते हैं तो उसमें विचार कीजिए कि अंडे को अगर उबालते हैं और उबालने के बाद में जब अंडे को उसमें बाहर तोड़ करके निकाला जाता है तो पहले अंडे में क्या होता है, लिक्विड होता है। पहले क्या होता है, प्रोटीन वगैरह, क्या योग जिसे आप लोग बोलते हो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, पितक वगैरह की आप लोग बात करते हो, तो वो क्या होता है, लिक्विड।
और जैसे ही आप लोगों ने उसको बॉईल कर दिया तो उसके बाद में आप लोगों ने मार्केट्स में देखा होगा कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, लिक्विड की बजाय तो वो अच्छी स्थिति में आ जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है, यूं कह सकते हैं उसको। आ रही बात समझ? तो वहां आप लोगों का सीधा सा आंसर क्या आएगा कि भाई इसमें तो अगर अपन बात करें तो वो द्रव था और वो ठोस में बदल गया। इसका मतलब सर पहले उसमें अव्यवस्था ज्यादा थी और जैसे ही उसको उबाल दिया अब उसकी व्यवस्था क्या हो गई, फिक्स हो गई, मतलब अच्छा व्यवस्थित हो गया। इसका मतलब उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम। लेकिन ये आंसर क्या होगा, गलत, क्योंकि अपन जो सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं एक सामान्य स्टूडेंट की भांति, जैसे सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन होता है ना उसकी भांति अपन सोच रहे हैं। लेकिन अभी अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट हैं और वो आपका नॉलेज चेक करना चाह रहा है, ना कि आप लोगों का जनरल साइंस की बात कर रहा है, वो आप लोगों से स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। अब आप लोग ये बताइए कि अंडा जो होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि ये कहा जाता है कि अंडे को बॉईल करने की बजाय अगर अंडे को दूध में डाल करके या किसी भी तरीके से अगर उसको ऐसे ही पिया जाए तो अपने शरीर के लिए क्या रहता है, वो फायदेमंद रहता है। बोले क्यों? आई बात समझ में कि अंडे को बॉईल करने की बजाय अगर ऐसे खाया जाए, उसको दूध वगैरह या किसी भी लिक्विड में ऐसे ही उसको लिया जाए सीधा का सीधा ही बगैर बॉईल किए, तो उसमें जो बेनिफिट होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों? वो इसलिए कि अंडा जो अगर आप लोग बॉईल करने से पहले रखते हो, अंडा किसका सोर्स है, प्रोटीन का, तो वो जो प्रोटीन जो रहती है वो आप लोगों की सही रहती है। लेकिन जैसे ही आप लोग उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हो यानी कि उसको उबालते हो, वो जो प्रोटीन है वो क्या हो जाती है, आप लोगों की वहां से विकृत हो जाती है। क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। प्रोटीन का क्या हो जाता है, विकृतीकरण हो जाता है। उस वजह से प्रोटीन की जो क्वालिटी है वो उबालने से पहले क्या रहती है, आप लोगों की बढ़िया रहती है। लेकिन जैसे ही आप लोग उसको उबालते हो वो क्या हो जाएगा, वहां से विकृत हो जाएगा, मतलब वो खिंड विखंडित आप लोगों का हो जाएगा। और खिंड विखंडित होने का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही गर्म किया प्रोटीन क्या हो गई, आप लोगों की विकृत हो गई। और किसी चीज का विकृत होना ही क्या होता है, उसकी एंट्रोपी के मान में वृद्धि। विकृति का मतलब क्या हो गया, उसमें अव्यवस्था आ गई। और अव्यवस्था आने का मतलब अंडा पहले जो था उसमें प्रोटीन व्यवस्थित था, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने उसको गर्म कर दिया वो क्या हो गया, आप लोगों का विकृतीकृत, उसमें विकृति पैदा हो गई, मतलब उसमें अव्यवस्था पैदा हो गई। तो सेकेंड ईयर के हिसाब से अगर आप लोग आंसर दोगे तो अंडे को बॉईल करने के दौरान एंट्रोपी के मान में कमी नहीं होकर के एंट्रोपी के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और वो स्टैंडर्ड के एग्जाम जो होते हैं, नीट वगैरह, या आप लोग जो है कोई कंपटीशन एंट्रेंस एग्जाम देते हो, या ग्रेजुएशन लेवल का कोई ऐसा एग्जाम जहां थर्मोडायनेमिक्स आपके सिलेबस में 2 ही पॉइंट होते हैं। एक तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए एंट्रोपी चेंज हमेशा 0 आएगा, नियत रहेगा। वो ये भी बोल सकता है कि नियत रहता है 0, तो दोनों का मतलब क्या है, सेम। उपरोक्त दोनों आंसर ए और बी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी वाला। वहीं अगर आप लोगों से आगे बात करें तो अंडे को उबालने के दौरान उसमें क्या होता है, तो एंट्रोपी के मान में क्या आएगी, वृद्धि आएगी। क्या आएगी, वृद्धि। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हुआ आप लोगों का पूरा क्या, एंट्रोपी। इसके अलावा एंट्रोपी के और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आगे, स्वतः प्रक्रम वगैरह, लेकिन वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए एंट्रोपी एक नया शब्द था, उसको मैंने आप लोगों के सामने क्लियरिफाई किया है। अब आप लोग फटाफट इस चीज़ को नोट कर लीजिए। लिखिए, आप लोग कॉपी पेन उठाइए और उसमें सबसे पहले लिखिए आप लोग, एंट्रोपी को कैपिटल एस से दर्शाते हैं। एंट्रोपी को कैपिटल एस से दर्शाते हैं। एंट्रोपी डिनोटेड बाय कैपिटल एस। एंट्रोपी डिनोटेड बाय कैपिटल एस। उतार लिया। दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, एंट्रोपी एक अवस्था फलन है। एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। यू कैन, आप लोग इस चीज को मेंशन कर सकते हो, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी एक अवस्था फलन है। एंट्रोपी एक अवस्था फलन है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को मैं समझा चुका हूं, अब बात नहीं करेंगे। तीसरा स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिए, किसी भी निकाय की अव्यवस्था ही उसकी एंट्रोपी होती है। एरो डाल करके तीसरा जो पॉइंट अपना बनेगा, या थर्ड स्टेटमेंट जो अपना बनेगा,
रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। किसी निकाय की अव्यवस्था ही उसकी एंट्रोपी होती है। ये तीसरा स्टेटमेंट आप लोगों का हो गया, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चौथा स्टेटमेंट फार्मूले से बनाइएगा, बोर्ड पे देखिए। ये एंट्रोपी है, ये उत्क्रमणीय शब्द लिख देता हूं, अपॉन में टी लिख देता हूं। चौथा स्टेटमेंट आप लोग लिखिएगा, किसी निकाय के द्वारा उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित ऊष्मा, रिवर्सिबल उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित ऊष्मा तथा जिस ताप पर ऊष्मा अवशोषित की जाए तथा जिस ताप पर ऊष्मा अवशोषित की जाए तथा जिस ताप पर ऊष्मा अवशोषित की जाए, कोमा का अनुपात उस निकाय की एंट्रोपी होता है। उस निकाय की एंट्रोपी होता है। मैंने ये लिखवाया आप लोगों को, किसी निकाय के द्वारा उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित ऊष्मा तथा जिस ताप पर ऊष्मा को अवशोषित किया गया है, कोमा का अनुपात उस निकाय की एंट्रोपी कहलाता है। अर्थात फार्मूला बना लीजिए, जो मैंने आपको शब्दों में जो बातें व्यक्त की हैं वो एक फार्मूले में ब्रैकेट में आप लोगों ने बंद कर दी उस चीज को। अर्थात कैपिटल S इज इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 4, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए एंट्रोपी परिवर्तन नियत रहता है। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी चेंज इज कांस्टेंट। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए एंट्रोपी परिवर्तन नियत रहता है, एंट्रोपी चेंज रिमेन कांस्टेंट। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए एंट्रोपी परिवर्तन नियत रहता है, अर्थात एक ही शब्द में, अर्थात डेल्टा S इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट बंद, अर्थात डेल्टा S इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट 5 नंबर का स्टेटमेंट, या जो भी 5 नंबर का स्टेटमेंट, 1 2 3 4 5 नंबर। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लोग लगाइए, जो भी स्टेटमेंट आप लोगों का बन रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के लिए एंट्रोपी कर्म निम्न होता है। लिखिए, आप लोग मैं बताऊंगा, बता भी दिया। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के लिए एंट्रोपी का कर्म निम्न होता है। फॉर वेरियस स्टेट ऑफ मैटर एंट्रोपी ऑर्डर कैन बी गिवन एज। एंट्रोपी का जो ऑर्डर है वो निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। तो ये बात तो आप लोग भली भांति जानते हो कि पदार्थ की एक अवस्था होती है गैस, जो कि सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित होती है। उससे कम अगर अपन बात करेंगे द्रव्य की, और उससे अगर अपन कम बात करेंगे तो अपन बात करेंगे ठोस की। ये लीजिए आप लोगों के ऑर्डर, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं का एंट्रोपी ऑर्डर। सबसे ज़्यादा किसकी है? गैस की, उससे कम द्रव्य की, और सबसे कम किसकी है? ठोस की। क्लियर है? थोड़ा जल्दी मेंशन कीजिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लोग लिखिए, जो मैंने बताया इस पे भी आप लोग स्टार लगा सकते हो। अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित प्रोटीन में, ऐसे लिखिए, अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित प्रोटीन में
उसमें उपस्थित प्रोटीन में विकृति उत्पन्न हो जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है, फलतः है, परिणाम स्वरूप नहीं लिखना, बड़ा शब्द हो जाएगा, जल्दी लिखना आप लोगों को, तो लिख लीजिए फलतः, रिजल्टेंट, जिससे क्या हो जाएगा, फलतः है एंट्रोपी में वृद्धि होती है, फलतः है एंट्रोपी में वृद्धि होती है। अर्थात आप लोग लिख सकते हो डेल्टा एस बराबर, वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा, धनात्मक, पॉजिटिव। बस ये भी आंसर मिल सकता है आप लोगों को, वो आप लोगों को वृद्धि कमी नहीं दे करके पॉजिटिव नेगेटिव दे सकता है। अर्थात डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और एक और क्वेश्चन याद आया अभी आप लोगों का, ये स्टेटमेंट बनाना, इससे आगे मैंने कुछ नहीं बताया अभी तक। डेल्टा एस बराबर क्या बताया मैंने आप लोगों को, पॉजिटिव। क्लियर है? अब देखिए आप लोगों ने फार्मूला लिखा था ना एंट्रोपी का, यही लिखा था, तो ये क्या है, हीट है ना। अरे कोई भी निकाय होगा तो उसमें कोई पदार्थ होगा, अब कितना मोल पदार्थ है उसकी अपन बात करें, तो एनर्जी की अगर अपन बात करें, हीट क्या है, एक तरीके से एनर्जी। भाई हीट क्या होता है, ऊर्जा का एक अव्यवस्थित रूप होता है हीट, और कुछ नहीं है। कार्य क्या होता है, एक सुव्यवस्थित रूप होता है, आगे इसकी बात करेंगे, मेंशन भी करवाऊंगा। तो ये क्या है, एनर्जी है। और कितना पदार्थ है, अपने को अमाउंट नहीं दिया गया तो अपन इसको एक मोल मान लेंगे, कितने भी मोल हो सकते हैं, तो अपन बोल सकते हैं एनर्जी पर मोल, एनर्जी पर मोल, यानी कि एनर्जी पर मोल, यानी मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, और टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, केल्विन इनवर्स। ये एक एग्जाम में पूछी गई है कि एंट्रोपी की इकाई क्या होती है, लिख लीजिए। एंट्रोपी का मात्रक, एंट्रोपी का मात्रक, एंट्रोपी का मात्रक एनर्जी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है। एनर्जी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है, एनर्जी पर मोल पर केल्विन। क्लियर है? दीज ऑल आर द अबाउट इन द सेंस ऑफ एंट्रोपी। ये अपने एंट्रोपी के बारे में कुछ सामान्य बातें हुई। आगे एंट्रोपी पूरे चैप्टर में चलेगा आप लोगों का। जो सेकंड थर्मोडायनेमिक्स है वो पूरा एंट्रोपी बेस्ड है, तो अभी तो आप लोग इसकी बेसिक जो जानकारी है उसी को ही आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद में मैंने आपको कहा था प्रीवियस क्लास में, इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी, पिछली जो क्लास हुई थी, कि मैं 3 शब्द आप लोगों को समझा दूंगा, उसके बाद में अपन कौन से नियम की बात करेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ठीक है, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोग कोशिश ये करें कि इन चीज़ों को अपन क्या करें, बार बार रिवाइज करते रहें। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, और आगे जो चीज़ें आएंगी उनकी अपन अगली क्लास में बात करेंगे। लेकिन एक बार इन चीज़ों को आप लोग, जब तक आप लोगों की क्लासें ऑनलाइन चलती रहती हैं, जो वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मिलते हैं, उनको आप लोग थोड़ा सा क्या है, उसको रुचि के साथ में देखिएगा, उनको बार बार रिवाइज कीजिएगा। फिर आपके पास में अगर आप लोगों ने फ़ीस वगैरह जमा करवा दी है तो कॉलेज में आप लोग जो फ़ीस वगैरह जमा करवा करके किताबें ले सकते हैं। या आपके पास में अगर अभी किताबों का सिस्टम नहीं है तो आपके पास में जो है 11th या 12th की जो थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें आप लोग जो हम चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को जो चीज़ें बता रहे हैं, उसमें क्या अभी समय कम है तो न्यूमेरिकल वगैरह हम नहीं करवा पाते, या किसी चीज़ को जो क्लास में जितना ज़्यादा अपन बात करें उस हिसाब से एक एक स्टूडेंट की क्या होती है, उसमें जिज्ञासा होती है, क्यूरी होती है, तो उस चीज़ पे भी अपन क्या देते हैं, बल देते हैं। या कोई नया क्वेश्चन अपने सामने आता है तो उस क्वेश्चन को भी अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी अपने को मिल जाता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों के सामने मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि अपन लोग इस चीज़ को कहाँ तक सोल्व करें। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आपके पास में 11th 12th में थर्मोडायनेमिक्स है, तो उसमें जो जितने भी न्यूमेरिकल आप लोगों को दिए गए उन न्यूमेरिकल को आप लोग सोल्व करने का प्रयास करें। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।